चलिए, हेलो फ्रेंड्स, संदीप सर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम के बारे में देखेंगे कि आखिर इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध है था या कुछ और भी नाम सबसे पहले रखा गया था। तो चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती के दौर में 3 नाम रखे गए थे। चूँकि ये युद्ध यूरोप से चालू हुआ था और बाकी देशों में, फिर एशिया और फिर और देशों महादेशों में ये युद्ध फैलते गया, तो इसका नाम रखा गया था फर्स्ट में द ग्रेट वार, एक महान युद्ध। हालांकि युद्ध मेरे अनुसार महान नहीं हो सकता है कभी भी, और युद्ध से तो किसी का भला होता भी नहीं है। चलिए, इन लोगों ने नाम रखा था द ग्रेट वार। अगला इसका नाम रखा गया था द ग्लोबल वार, एक वैश्विक युद्ध। चलिए, ये युद्ध जो था पूरे विश्व में तो नहीं चल रहा था, लेकिन विश्व के लगभग जितने भी पावरफुल कंट्री थे वो इस युद्ध में शामिल थे। तो यहाँ तक तो कहा जा सकता है कि ये नाम कुछ हद तक ठीक है, द ग्लोबल वार। अगला इसका नाम रखा गया था कि द वार टू एंड ऑल वार्स, यानी कि सभी युद्धों का अंतिम युद्ध, इसके बाद अब किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा, ऐसा नाम रखा गया था। हालांकि नाम भी इसका ठीक ही रखा गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इतनी भयंकर तबाही हुई, क्षति हुई, जान माल की हानि हुई, आर्थिक मंदी आ गई, बहुत से लोग मारे गए। तो इसलिए भयानकता को देखकर, इस दृश्य के भयानकता को देखकर, इस युद्ध के भयानकता को देखकर लोगों ने सोचा कि भविष्य में इस प्रकार का युद्ध ना हो, इसीलिए इस युद्ध को द वार टू एंड ऑल वार्स, यानी सभी युद्धों का एक अंतिम रूप दिया गया कि अब इस प्रकार का युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि फिर से इससे भयानक एक और युद्ध चालू हो जाता है और वो कहलाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फिर लोगों ने देखा कि हम लोग तो नाम रखे थे कि सभी युद्धों का अंतिम युद्ध, और फिर से एक युद्ध हो गया, तब जाके यहाँ पे इसका नाम रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। और जो बाद में युद्ध हुआ उसका नाम रखा गया सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। समय कौन सा था जब युद्ध स्टार्ट हुआ? तो देखिए, समय था 28 जुलाई 1914। जो युद्ध के स्टार्ट का जो तारीख माना गया है वो तारीख है 28 जुलाई 1914, और ये युद्ध चला था 11 नवंबर 1918 तक, यानी 14 से शुरू होकर और ये युद्ध 18 में समाप्त हुआ था। लगभग में ये युद्ध 4 साल 3 महीने 11 दिन लड़े गए थे। 4 साल की लड़ाई में जो भी देश, इसमें 37 देश शामिल थे, 37 देश की जनता परेशान हो चुकी थी। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं माध्यम कि ये युद्ध किस किस माध्यम से लड़ा गया था। तो ये युद्ध तीनों माध्यम, जितनी भी लड़ाई की माध्यम होता है, 3 माध्यम होता है, तीनों माध्यमों से लड़ाई चल रहा था। थल पर भी लड़ाई, यानी जमीन पे भी लड़ाई चल रही थी, हवा में भी एयरफोर्स की लड़ाई चल रही थी, और समुद्र में भी लड़ाइयाँ चल रही थी। अगला इसमें जगह देखेंगे कि आखिर ये युद्ध किस जगह पे लड़ा जा रहा था। तो देखिए, इस युद्ध के लिए कोई खास एरिया नहीं बनाया गया था। ये महाभारत की लड़ाई नहीं थी कि इसमें कुरुक्षेत्र है, उसमें सुबह में जाना है, फिर शाम तक लड़ना है, फिर वापस आना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसमें, इस लड़ाई में 3 महादेश शामिल थे। ये युद्ध यूरोप से चालू होता है, फिर एशिया में आता है और फिर अफ्रीका में जाता है। यानी कि इस युद्ध में, यह जो युद्ध था, इसका जगह 3 महादेशों को माना गया है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका महादेश। आगे है इसमें कुल देश। तो इसमें कुल देश शुरू से लेकर अंत तक 37 देश शामिल थे। इस लड़ाई में 37 देश शामिल थे, 2 गुटों में बंट के एक दूसरे से लड़ रहे थे। आगे है क्षति। इसमें क्षति की बात करें तो क्षति का तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि इतनी भयंकर क्षति हुई थी जिसका गणना करना या कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अनुमानतः इस युद्ध में 6 करोड़ लोग शामिल थे, और
2 करोड़ इस युद्ध में घायल हो गए, 1 करोड़ 10 लाख सैनिक मारे गए तथा 60 लाख सिविलियंस मारे गए, जिनकी कोई गलती नहीं थी वो भी इस युद्ध में मारे गए थे। सिविलियंस, आम नागरिक, आम जनता युद्ध लड़ नहीं रही थी, फिर भी इस युद्ध का शिकार हुई और 60 लाख आम नागरिक मारे गए। इस प्रकार लगभग में 2.25 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। देखिए, इतनी आबादी एक बहुत बड़ी आबादी होती है, क्योंकि जब ये युद्ध चल रहा था उस समय इतनी ज़्यादा विश्व की जनसंख्या नहीं थी, उस समय विश्व की जनसंख्या भी कम थी और उस टाइम में 2 करोड़ लोगों का मारा जाना एक मतलब बहुत भयंकर क्षति के तौर पे देखा गया था। चलिए, इस युद्ध में हम लोग खर्च के बारे में बात करते हैं कि इस युद्ध में खर्च कितना हुआ था। तो देखिए, खर्च इस युद्ध में प्रतिदिन का खर्च था 40 करोड़ रुपया। आगे बढ़ के जब युद्ध समाप्त हो रहा था उस समय जब इसका गणना किया गया तो एक खर्च बढ़कर 44 करोड़ हो चुका था। तो देखिए, ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था इसमें 2 गुट थे, इसमें 2 गुट शामिल थे। पहला गुट था धुरी राष्ट्र, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल पावर कहते हैं। धुरी राष्ट्र में देश में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर जो अभी इसका मेन अभी देश तुर्की है, बुल्गारिया इत्यादि, और भी इसमें कई देश शामिल थे। मित्र राष्ट्रों में, मित्र राष्ट्र को अंग्रेजी में एलाइड पावर्स कहते हैं, और इसमें का जो ये प्रमुख मेन देश हैं उनका नाम लिखा गया है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, इटली, बेल्जियम इत्यादि। लेकिन युद्ध का बीजारोपण समझने के लिए हम लोग को बैक में चलना पड़ेगा और अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको लेकर चलते हैं 1871 ईस्वी में। देखिए, 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, यानी कि बिस्मार्क ने जर्मनी के 39 छोटे छोटे प्रांतों को, यानी कि जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, वैसे जहाँ पे जर्मन भाषी लोग रहते थे, वैसे 39 छोटे छोटे प्रांतों को मिला करके बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, यानी कि सबको मिला के एक राष्ट्र बनाया और उसका नाम दिया जर्मनी। कहा कि एक भाषा, एक राष्ट्र, एक लोग। वहाँ पे अब जर्मनी एक राष्ट्र बन गया था। जर्मनी जैसे ही एक राष्ट्र बना उसकी ताकत बढ़ने लगी, क्योंकि 39 छोटे छोटे प्रांतों का ताकत जब एक साथ मिला तो जर्मनी का ताकत बहुत बढ़ गया। जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए बिस्मार्क की उपाधि दी जाती है। भारत का बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का बहुत ही ताकत बढ़ गया और जैसे ही उसके पास पावर आया, वे अपने आप को हर क्षेत्र में और भी पावरफुल बनाने का प्रयास किया और इसमें वो सफल भी हुआ। और उस समय जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। वैश्विक क्षेत्र में उसकी राजनीति बढ़ने लगी, उसका बोलबाला बढ़ने लगा। ताकत आने के बाद अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, क्योंकि ताकत आता है तो उसका प्रदर्शन भी लोग करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो जैसे ही जर्मनी के पास ताकत आया, उसने उसका प्रदर्शन करने के बारे में सोचा और क्या किया कि अपने ही बगल के देश, चूँकि जर्मनी यूरोप का है और उसी के बगल में फ्रांस था, यूरोपियन कंट्री, तो अपने ही बगल के देश फ्रांस पे उसने आक्रमण कर दिया। अपना ताकत दिखाने के लिए अपने ही बगल के देश फ्रांस पे आक्रमण कर दिया। उस समय फ्रांस का ताकत उतना नहीं था, फ्रांस उतना पावरफुल कंट्री नहीं था, फ्रांस को जर्मनी से लड़ने की ताकत उस समय नहीं थी। तो फ्रांस भी कहीं पीछे हट गया और जर्मनी ने फ्रांस का 2 क्षेत्र
अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए, जर्मनी फ्रांस के साथ दुश्मनी की भावना रखा था, लेकिन बाकी देशों के साथ वो मित्रता का भी हाथ बढ़ा रहा था। और इसको 1882 ईस्वी में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली के साथ संधि किया। शक्ति संतुलन के फ्रांस ने भी ब्रिटेन और रूस के साथ संधि किया। अब उधर भी 3 देश और इधर भी 3 देश शामिल थे, और यहीं से ये गुटबाजी चालू होता है। यहीं से पूरे विश्व 2 गुटों में बंटना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले युद्ध के कारण का बात करें तो पहला कारण था साम्राज्यवाद की नीति। सभी देश अपने अपने देश के साम्राज्य का, अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अपने अपने साम्राज्य को जहाँ तक वे सीमित थे उससे आगे बढ़ना चाहते थे। जितने भी पावरफुल कंट्री थे वे अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे और कमजोर देशों पर हमला करके या तो उस पूरे देश को अपने कब्जे में ले लेते थे या उसके कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लेते थे। तो ऐसे भी द्वेष की भावना एक दूसरे के प्रति बढ़ती जा रही थी। अगला इसका कारण नंबर 2 है गुप्त संधियां। एक देश दूसरे से गुप्त संधि कर रहा था। गुप्त संधि का मतलब होता है कि दूसरे से मित्रता करना, वो भी चुपचाप, किसी को बताना नहीं। और मित्रता में ये शर्तें रखी जाती थी कि देखो, यदि हम पे कोई अटैक करता है, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है, तो आपको सहायता के लिए आना पड़ेगा। और यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है, कोई दूसरा देश आपको परेशान करता है, तो हम आपकी समस्या के समाधान के लिए आपके तरफ से लड़ने के लिए आएंगे। तो इस प्रकार सभी देश, बहुत से देश गुप्त संधि करके रखे थे। और जैसे ही युद्ध का चिंगारी भड़कता है, सभी देश संधि के अनुसार एक दूसरे का हेल्प करने के लिए आते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए आते हैं, और ये देश गुटों में बढ़ते जाता है। गुटों में देशों की संख्या बढ़ते जाती है। आगे है कि सैनिकरण। सभी देश अपने सैनिकों को बढ़ाने में लगे हुए थे। सभी देश अपने देश में सैनिकों की अधिक से अधिक भर्ती कर रहे थे। अब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारणों के बारे में जानेंगे। तो तात्कालिक कारण में यहाँ पे एक देश है जिस देश का नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी, और यहाँ के जो शासक हैं उनका नाम है फ्रेंज जोसेफ। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा का नाम है फ्रेंज जोसेफ। और इधर एक बगल में देश है सर्बिया, और सर्बिया के शासक का नाम है गैब्रिले प्रिंसेप। ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार जिनका नाम है आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, ये बेचारे अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए बोस्निया की राजधानी साराजेवा आते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे बोस्निया की राजधानी साराजेवा में 28 जून 1914 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी जाती है। काम सर्बिया करवाया था, बगल का देश था सर्बिया, और एक चाल चला था कि यदि हम लोग बोस्निया में इनको मरवा देंगे तो नाम लगेगा बोस्निया का। लेकिन बोस्निया भी पता लगाया और उसको पता लग गया कि यह काम सर्बिया का है। सर्बिया के गैब्रिले प्रिंसेप का कहीं ना कहीं हाथ था आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या करवाने में। अब बोस्निया किससे कहा? ऑस्ट्रिया हंगरी से, कि इसमें हाथ किसका है? गैब्रिले प्रिंसेप का। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के जो शासक थे फ्रेंज जोसेफ, उन्होंने पूछना चालू किए सर्बिया से कि बताओ सर्बिया कि मेरे राजकुमार को, क्या गैब्रिले प्रिंसेप से पूछ रहे थे कि क्या आपने हत्या करवाई? आपने नहीं करवाई तो क्या कोई दूसरा वहां का कोई संगठन किया? तो उसका तुरंत जानकारी हमें दीजिए कि कौन राजकुमार का हत्या करवाया। ऐसे ऑस्ट्रिया हंगरी को पूछते पूछते लगभग 1 महीने का समय बीत गया, लेकिन यहाँ पे सर्बिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई जवाब अपने तरफ से उधर से नहीं दिया गया ऑस्ट्रिया हंगरी को। अब यहाँ पे क्या होता है
कि ऑस्ट्रिया हंगरी बार बार पूछ रहा है सर्बिया से कि बताइए कि हत्या किसने करवाया, लेकिन यहाँ पे सर्बिया कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब क्या होता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का संधि किससे हुआ था? जर्मनी से। 1882 ईस्वी में हम लोग पढ़े थे कि ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली का एक संधि हुआ था। उसी संधि के अनुसार जर्मनी पीड़ित परिवार के पास पहुंचता है और ऑस्ट्रिया हंगरी से कहता है कि तुम्हारे राजकुमार का कत्ल हुआ है, सर्बिया करवाया है, सर्बिया से पूछ रहे हो। यदि वो जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका हाथ इसमें है और तुम बदला लेने के लिए सर्बिया पे आक्रमण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी का साथ मिलता है, जर्मनी 1 महीने के बाद 28 जून 1914 को हत्या हुई थी और ठीक 1 महीने के बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया हंगरी युद्ध की घोषणा करता है सर्बिया के प्रति। सर्बिया के लिए युद्ध की घोषणा ऑस्ट्रिया हंगरी 28 जुलाई 1914 को करता है और उसी दिन को प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी युद्ध का ऐलान करता है सर्बिया के प्रति, सर्बिया डर जाता है और रूस से मदद मांगने जाता है, क्योंकि सर्बिया में भी रूसी भाषी लोग थे और रूस में तो थे ही। इस भाषा के आधार पर रूस आता है सर्बिया की मदद करने और रूस सर्बिया की सैन्य लामबंदी करता है और कहता है कि यदि सर्बिया से किसी देश की लड़ाई होती है तो उसकी लड़ाई रूस से भी मानी जाएगी। जैसे ही ये सूचना जर्मनी को मिलता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी तो जा रहा था सर्बिया से लड़ने, लेकिन उधर से प्रत्यक्ष रूप से रूस शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी साइड में कर लेता है, अपने पीछे कर लेता है और ऑस्ट्रिया हंगरी के तरफ से खुद जर्मनी आगे आगे रह के युद्ध का संचालन करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन युद्ध होता है वो जर्मनी और रूस के बीच में चालू हो जाता है। यानी कि देखिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच युद्ध का ऐलान होता है और 3 दिन बाद जैसे ही सर्बिया के तरफ से रूस की एंट्री होती है, ऑस्ट्रिया हंगरी के तरफ से जो अप्रत्यक्ष रूप में था वो प्रत्यक्ष रूप में जर्मनी आता है और जर्मनी क्या करता है कि अपने तरफ से 1 अगस्त 1914 को युद्ध का ऐलान कर देता है। कहता है कि जर्मनी कहता है कि रूस, पहले तुम्हें सर्बिया को बचाने से पहले तुम्हें जर्मनी से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम सर्बिया की मदद करना। अब क्या होता है कि 1 अगस्त 1914 को यानी 3 दिन बाद, 28 जुलाई के 3 दिन बाद 1 अगस्त 1914 को जर्मनी और रूस के बीच में युद्ध का ऐलान हो जाता है। आगे क्या होता है देखिए, कैसे कैसे बहुत ही कम समय में सभी देश एक दूसरे में जुड़ते जाते हैं, 2 गुटों में जुड़ते जाते हैं, कुछ मित्र राष्ट्रों में, कुछ धुरी राष्ट्रों में। ये ऑस्ट्रिया वाला जो था ये धुरी राष्ट्र कहलाता है और सर्बिया के तरफ से जो आता है वो मित्र राष्ट्रों का एक संगठन बनते जाता है। आगे क्या होता है कि हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और जर्मनी एक संधि किए थे तो शक्ति संतुलन के लिए फ्रांस, रूस और ब्रिटेन का भी एक संधि हुआ था। तो उसी के अनुसार जैसे ही रूस की युद्ध में एंट्री होती है तो शर्त के अनुसार, संधि के अनुसार फ्रांस को भी रूस का मदद के लिए आना पड़ता है। तो फ्रांस क्या करता है कि जर्मनी को धमकी देता है कि अय जर्मनी, अरे तुम रूस से यदि लड़ोगे तो तुम्हें फ्रांस से भी लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जर्मनी का ईगो हर्ट होता है और जर्मनी कहता है कि कहाँ, हम तो जा रहे थे उधर सर्बिया से, बीच में रूस आ गया, फिर हमारी सेना रूस की तरफ कूच कर रही थी, तब तक के बीच में फ्रांस कहाँ से आ गया। तो वहीं पे क्या करता है कि जर्मनी अपनी रणनीति बदलता है, युद्ध की नीति बदलता है और कहता है कि पहले हम लोग फ्रांस को फतह करेंगे, यानी पहले हम लोग फ्रांस को जीतेंगे। अभी हम लोग की लड़ाई पहले फ्रांस से होगी, फ्रांस को जीतने के बाद हम लोग रूस और उसके बाद हम लोग सर्बिया को देखेंगे। तो यहाँ पे जर्मनी क्या करता है कि 1 अगस्त से उसको रूस के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब क्या करता है यहाँ पे जर्मनी कि 3 अगस्त 1914 को जर्मनी फ्रांस के प्रति
फ्रांस से युद्ध का ऐलान कर देता है। अब देखिए यहाँ पे जर्मनी के तरफ अभी दो ही देश है, एक ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, और इधर से सर्बिया आ गया, एक बड़ा देश रूस आ गया और एक बड़ा देश फ्रांस आ जाता है। अब यहाँ पे 3 अगस्त 1914 को जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध का ऐलान हो जाता है। अब जर्मनी की सेना को फ्रांस पहुंचने के लिए एक छोटे से देश बेल्जियम से होकर गुजरना पड़ता है, और जैसे ही जर्मनी की सेना फ्रांस जाने के लिए बेल्जियम देश में एंट्री करती है, उसके रास्ते से होकर जाती है, तब तक बेल्जियम वहाँ पे जर्मनी को रोक देता है और कहता है कि खबरदार जर्मनी, तुम किसी दूसरे रास्ते का चुनाव करो, मेरे देश से होकर तुम्हें दूसरे देशों पर आक्रमण के लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा। और यहाँ भी जर्मनी का कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है और जर्मनी और बौखला जाता है और कहता है कि अरे हम कहाँ जा रहे थे, फ्रांस से युद्ध करने, ये बीच में बेल्जियम रोक दिया, उसे रास्ते नहीं मिलते हैं और रास्ता के लिए सोचता है कि पहले हम लोग बेल्जियम से ही लड़ लेते हैं, यदि बेल्जियम युद्ध में पराजित होगा इसके देश को अपने अधिकार में कर लेंगे और रास्ता स्वतः मिल जाएगी और तब हम लोग आराम से फ्रांस पे आक्रमण कर सकते हैं। और वहीं से वो अपने सैनिकों को कहता है कि हम लोग पहले बेल्जियम को जीतते हैं, और वो चला था 3 अगस्त को फ्रांस से लड़ने, लेकिन 4 अगस्त को जर्मनी क्या करता है कि बेल्जियम से युद्ध की घोषणा कर देता है। 4 अगस्त को, एक दिन बाद, जैसे ही फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा किया था उससे एक दिन बाद जर्मनी बेल्जियम के साथ 4 अगस्त को युद्ध की घोषणा करता है। अरे भाई जर्मनी, तुम युद्ध की घोषणा करते जा रहे हो, क्या ये सभी देश छोटे छोटे देश है, गाजर मूली है कि तुम सबको काट दोगे, मार दोगे, सबको पराजित कर दोगे एक साथ? कितना ताकत है भाई तुम्हारे पास? फिर भी जर्मनी नहीं मानता है। अब क्या होता है कि 4 अगस्त को जैसे ही जर्मनी और बेल्जियम में युद्ध का ऐलान होता है, बेल्जियम की रक्षा करने का दायित्व ब्रिटेन ले रखा था। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बेल्जियम अपनी सहायता, अपनी संधि के अनुसार सहायता ब्रिटेन से मांगता है, तो 4 दिन के बाद यानी 8 अगस्त को इस युद्ध में ब्रिटेन की एंट्री होती है, वह बेल्जियम की सहायता करने के लिए आता है। अब यहाँ पे जैसे ही जर्मनी को पता लगता है कि बेल्जियम की सहायता करने ब्रिटेन आ रहा है, अब क्या करता है कि जर्मनी ब्रिटेन के साथ भी युद्ध का ऐलान कर देता है 8 अगस्त 1914 को। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जब अकेला जर्मनी इतने सारे देशों के साथ युद्ध का ऐलान कर चुका है। आगे क्या होता है कि इन लोगों में एक भयंकर लड़ाई चालू होती है। भयंकर लड़ाई के दौरान जमीनी स्तर पे जर्मनी थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और वह तत्काल स्थल की लड़ाई छोड़कर समुद्र की तरफ कूच करता है। वहाँ पे क्या होती है कि ब्रिटेन की सेना जाती है उसके साथ, और ब्रिटेन का और जर्मनी का और ब्रिटेन का एक नॉवल वार स्टार्ट होता है। एक महासागरों में, एक समुद्र में एक भयंकर युद्ध चालू होता है जर्मनी का और ब्रिटेन का। प्लस पॉइंट क्या होता है जर्मनी के पास कि जर्मनी के पास यू बोट्स सबमरीन रहती है जिसका नाम रहता है यू बोट्स नाम की पनडुब्बी रहती है जो ऐसे नीचे जाती है, और जैसे ही ब्रिटेन के किसी जहाज का उसको पता लगता है, वो पानी के अंदर यानी जो पनडुब्बियाँ होती है वो पानी के अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जर्मनी का जो यू बोट्स था वो अंदर ही जाकर और जहाज़ों को क्या करती थी, मारकर ध्वस्त कर देती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटेन के जितने भी लड़ाकू युद्धपोत थे सबको जर्मनी क्या करता है कि अपने यू बोट्स की मदद से समुद्र में बर्बाद कर देता है। जब क्या होता है कि ब्रिटेन के पास लड़ाकू युद्धपोत नहीं बचते हैं, तो वह पैसेंजर जो शिप रहता है उसका प्रयोग वो युद्ध के लिए शुरू कर देता है। जर्मनी को इस बात का भी पता लगता है। अब जर्मनी क्या करता है कि पैसेंजर शिपों को भी अपने यू बोट्स की मदद से मारने लगता है। इसी क्रम में क्या होता है, ब्रिटेन का एक पैसेंजर शिप रहता है, उस शिप का नाम रहता है लुसितानिया पैसेंजर शिप रहता है, जो अप्रैल 1917 में 1353 यात्रियों को लेकर
अमेरिका की तरफ रवाना होता है, दूसरे देशों की तरफ जाता है। और इसको क्या करता है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी जान रहा था, वो क्या करता है कि इस पैसेंजर शिप को भी अपनी यू बोट्स की मदद से मारकर बर्बाद कर देता है। इसमें जितने भी यात्री 1353 रहते हैं वे सभी के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस जहाज में 128 अमेरिकन यात्री रहते हैं और यहीं से अमेरिका को धक्का लगता है। अमेरिका में एक एक नागरिक की, अमेरिका अपने एक एक नागरिकों के सुरक्षा का जिम्मा ले रखा है। अमेरिका में हर नागरिक को सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है। जैसे ही अमेरिका को पता लगता है कि जर्मनी ने मेरे 128 नागरिकों को मार दिया, जर्मनी इसकी जांच पड़ताल करवाता है और जांच पड़ताल करवाने के बाद 4 महीने के बाद क्या होता है कि अमेरिका का युद्ध में एंट्री होता है। अब देखिए यहीं से युद्ध मोड़ लेता है। जो जर्मनी महासागरों की यानी समुद्र की लड़ाई में और देशों को छक्का छुड़ा दिया था, उसकी जो यू बोट्स थे उसके सामने किसी भी देश का जहाज टिक नहीं पा रहा था। वहीं एक गलती होता है कि वह जो जहाज था पैसेंजर शिप को मारता है, उसमें अमेरिका के 128 यात्री रहते हैं और जिसके कारण 4 महीने के बाद, यहाँ पे देख लीजिए अगस्त 1917, यहाँ पे अप्रैल का बात है और अगस्त 1917 में अमेरिका क्या होता है कि युद्ध में शामिल होता है। अगस्त 1917 में अमेरिका का एंट्री युद्ध में हो जाता है। जैसे ही अमेरिका युद्ध में शामिल होता है, अब अमेरिका की सेना जो थी नया नया युद्ध में शामिल हुई थी, पूरा एक्टिव थी। और यहाँ पे जो जर्मनी की सेनाएं थी वो लगभग 3 साल से लड़ते लड़ते, हालांकि लड़ाई जब 3 साल चलता है ना, ज़्यादा दिनों तक चलता है, तो सेना का भी कुछ मनोबल टूटने लगता है। और अमेरिका का सेना अभी नया नया शामिल हुआ था, उसका मनोबल पूरा हाई था। अमेरिका यहाँ पे आता है और वो क्या करता है कि अब वो डायरेक्ट जर्मनी पे आक्रमण नहीं करता है। अक्टूबर 1917 में रूस की जनता अपने ही सरकार के विरुद्ध आंदोलन करती है, वहाँ पे दूसरे किसी का, लेनिन का सरकार बनता है और रूस क्या होता है कि युद्ध से हट जाता है। जिस युद्ध का शुरुआत रूस की सहायता से होता है, वहीं रूस युद्ध से हट जाता है। क्या होता है कि अमेरिका आता है, पहले जर्मनी पे आक्रमण नहीं करता है, वो सोचता है कि पहले जर्मनी के साथ जितने भी छोटे छोटे देश हैं पहले उन पे आक्रमण करता है। और अमेरिका क्या करता है कि आकर यहाँ पे तुर्की, उस समय जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें भयंकर ऑटोमन एम्पायर से युद्ध करता है। और ऑटोमन एम्पायर क्या करता है कि देखिए यहाँ पे अक्टूबर 1918 में ये जर्मनी के तरफ से ये देश था। यहाँ पे क्या करता है कि अक्टूबर 1918 में अमेरिका से लड़ने के दौरान यहाँ इसका हालत खराब होता है और ये क्या करता है अपने आप को अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। ऑटोमन एम्पायर क्या करता है कि आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद क्या करता है अमेरिका कि ऑस्ट्रिया हंगरी, जहाँ से युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस पे आक्रमण करता है। और ऑस्ट्रिया हंगरी भी कुछ ही दिनों की लड़ाई में, लगभग देखिए यहाँ पे अक्टूबर नवंबर 1 महीने की लड़ाई में ऑस्ट्रिया हंगरी भी आत्मसमर्पण कर देता है, क्योंकि ये लोग लंबे समय से युद्ध लड़ रहे थे और इन लोग का जो आंतरिक हालत था वो पहले से ही खराब हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए तुर्की भी आत्मसमर्पण करता है। मान लीजिए कि उसका दायां हाथ कट गया जर्मनी का, फिर इधर से ऑस्ट्रिया हंगरी आत्मसमर्पण करता है, बायां हाथ कट गया, अब बच गया जर्मनी। फिर भी जर्मनी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही जर्मनी की जनता को पता लगता है कि युद्ध के जो असली कारण ऑस्ट्रिया हंगरी था वो खुद युद्ध से हट गया, ऑटोमन एम्पायर जैसे बड़े साम्राज्य इस युद्ध से बाहर हो चुके हैं, रूस इस युद्ध से बाहर हो चुका है, तो आखिर हम लोग यानी कि ये जर्मनी किसके लिए ये युद्ध को लड़ रहा है। और जर्मनी की भी जो आंतरिक हालत थी वो भी खराब हो चुका था, क्योंकि लगभग जीडीपी का, पहले ही बताए थे कि जीडीपी का 80 से 85% खर्च किया जाता था युद्ध में, और जो 15 से 20% बचता था उसी से देश की और भी समस्याओं को, और देश में बहुत सारी समस्याएं होती है, देश में गरीबी आ चुकी थी। अब क्या होता है कि यहाँ पे जर्मनी की जनता भी रूस के जनता की तरह उग्र आंदोलन करती है
और यहाँ के जो सरकार था, यहाँ पे जो जर्मनी की जनता ने विद्रोह कर दिया और यहाँ जो काइजर विलियम द्वितीय की सरकार थी उनको यहीं की जनता मारने के लिए दौड़ती है और ये समझते हैं कि अरे हम तो दूसरे देशों से युद्ध करने निकले थे, अपनी ही जनता मुझे मार डालेगी। तो यहाँ के जो काइजर विलियम द्वितीय थे वो भाग कर अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड जाते हैं। वो भाग जाते हैं, जर्मनी का सरकार, वहाँ का जो शासक था वो उस समय भाग जाता है और वहाँ पे एक नया संविधान बनता है, वाइमर संविधान। और वाइमर संविधान के अनुसार अमेरिका की देखरेख में संविधान बनता है और वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी अपने आप को 11 नवंबर 1918 को अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। तो जर्मनी आत्मसमर्पण करता है 11 नवंबर 1918 को। इस प्रकार 28 जुलाई 1914 से यह युद्ध स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 को यह युद्ध समाप्त होता है। इस प्रकार यह युद्ध 4 साल 3 महीने 11 दिन चलता है। अब यहाँ पे युद्ध समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि युद्ध समाप्त हुआ, ये 2 गुटों में लड़ाई चल रही थी, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। अब देखिए कि इसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, वो फेलियर हुआ। उसकी स्थापना की गई थी कि आगे भविष्य में फिर से इस प्रकार का युद्ध न हो, लेकिन फिर से एक युद्ध होता है जिसको द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। लीग ऑफ नेशंस वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर लीग ऑफ नेशंस फेल क्यों हुआ, आखिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों, या जो इसमें जर्मनी हारा था उस जर्मनी का क्या हुआ, जो देश हारे थे उसके साथ क्या हुआ, जो देश जीत गए थे, मित्र राष्ट्र जो जीते थे उनके साथ क्या हुआ। तो जर्मनी के साथ जैसे ही जर्मनी हारा, इस युद्ध का जो विलेन था जर्मनी को घोषित किया गया और जर्मनी के साथ एक बहुत ही अपमानजनक संधि की गई थी, जिस संधि का नाम रखा गया था वर्साय की संधि। और कहीं न कहीं वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया गया था। वर्साय की संधि जर्मनी के लिए इतनी अपमानजनक संधि थी कि भविष्य में एक युद्ध होना उसी संधि में तय हो गया था। तो आगे की वीडियो में हम लोग वर्साय की संधि देखेंगे, इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, भारत पे इसका क्या असर हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।